हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, हमारा सदा यही लक्ष्य रहता है कि हमारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो, किंतु यह अपने आप नहीं होता है। जीवन का कोई भी उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित कदम तो बढ़ाना ही होगा, और केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं मिलता। इस बारे में थोड़ा सा आलस्य भी आपको असफल बना सकता है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन को नियम के अधीन कर देना और आलस्य पर विजय पाना, प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, और तब जाकर हमारी मंजिल हमारे कदमों में होगी। क्योंकि आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कार्य करना पड़े उसके लिए हम तैयार रहते हैं, तो बस यही हमारे लक्ष्य के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। आज की हमारी संपादकीय का टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, खालिस्तान के विचार की जड़ पर हो प्रहार। खालिस्तान से संबंधित आज की संपादकीय हमें क्या कुछ नया ज्ञान देने वाली है, क्या कुछ नई जानकारी मिलने वाली है, ये तो हम संपादकीय पढ़ने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। भगोड़े अमृतपाल सिंह की वजह से खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर सतह पर है। यह मुद्दा किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। आखिर खालिस्तान का रक्त बीज जड़ से खत्म क्यों नहीं होता? यह प्रश्न अमृतपाल और उसके समर्थकों पर हुई हालिया कार्यवाही के कारण प्रासंगिक है। यूं तो सभी राष्ट्रीय दलों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कार्यवाही का समर्थन किया, किंतु अकाली दल दबे स्वर में इसका विरोध कर रहा है। वहीं सिखों के 5 तख्तों में सबसे पुराने और अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गिरफ्तार युवा रिहा नहीं हुए तो वे आगे की योजना पर काम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली, खालिस्तान विरोधी अभियान से पंजाब लगभग अप्रभावित और शांत है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बसे चरमपंथियों द्वारा भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले के रूप में ही हिंसा के मामले सामने आए।
दूसरा, खालिस्तान विचार की जड़ें भारत में हैं, तो किंतु इसे जन्म देने और इसका पोषण करने में विदेशी शक्तियों का हाथ है। यह सर्वविदित है कि पिछली सदी के 9वें दशक में क्या हुआ था। पंजाब में अकाली दल को हाशिए पर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को प्रोत्साहन दिया, किंतु वे उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। चूंकि खालिस्तान की कल्पना विदेशी है और इसे 100% भारतीय सिखों का समर्थन नहीं मिलता, इसलिए तब भिंडरावाले के निर्देश पर निर्दोष हिंदुओं के साथ ही देशभक्त सिखों को भी चिन्हित करके मौत के घाट उतारा जाने लगा। इससे पंजाब के हिंदुओं और सिखों में भिंडरावाले के प्रति आक्रोश बढ़ा। राजनीतिक लाभ से प्रेरित कांग्रेस की बांटो और राज्य करो की परिणति 2 सैन्य अभियानों के रूप में हुई। इसमें स्वर्ण मंदिर की मर्यादा भंग हुई, उससे श्रद्धालुओं के मन को गहरा आघात पहुंचा। इसी कारण इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस प्रायोजित नरसंहार में हजारों निरपराध सिखों को अकेले दिल्ली एनसीआर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस कलंकित इतिहास को याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल और उसके समर्थकों के प्रति अकाल तख्त और अकाली दल सहानुभूति रख रहे हैं, तो क्या वे पंजाब को पुनः उसी रक्त रंजित दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? अमृतपाल 19 वर्ष की आयु में दुबई चला गया। अमृतपाल इस समय काफी न्यूज में है और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या मामला है इनसे संबंधित। तो अमृतपाल 19 वर्ष की आयु में दुबई चला गया और तब तक न तो उसने सिख पंथ की विधिवत दीक्षा ली और न ही गुरु परंपरा के अनुसार केस रखे। वह दाढ़ी भी छटवाता रहता। माना जाता है कि अलगाववादी विचारों से प्रभावित अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अन्य भारत विरोधी शक्तियों के संपर्क में आने के बाद 25 सितंबर 2022 को भारत लौटा और आनंदपुर साहिब में पहली बार अमृत छकने के बाद से भिंडरावाले वाला गणवेश भी अपना लिया। पंथिक अवज्ञा के गंभीर आरोपों के अलावा अमृतपाल पर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें 23 फरवरी का वह अजनाला प्रकरण भी शामिल है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर सिख मर्यादा पर आघात किया गया। क्या कोई सच्चा सिख ऐसा आचरण स्वीकार करेगा? खालिस्तान विमर्श अलग अलग रूपों में और सघनता के साथ देश के समक्ष प्रस्तुत होता रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध तो लड़ते हैं, किंतु इसके विषाक्त विचार को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करते। भारत को खालिस्तान समर्थकों के साथ साथ खालिस्तान के वैचारिक अधिष्ठान के विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी होगी। खालिस्तान दर्शन भी करीब 150 वर्ष पुराना है। अंग्रेज 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बांटो और राज्य करो की विभाजनकारी नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियां चिन्हित कर बौद्धिक शैक्षणिक स्तर पर काम किया। तब अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू सिख संबंधों में कड़वाहट घोलना था, क्योंकि सिख पंथ के जन्म से ही देश का प्रत्येक हिंदू सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रख रहा है। तो गुरु परंपरा से उपजा प्रत्येक सिख स्वयं को धर्म और देश का रक्षक मानता है। अंग्रेजों ने आयरलैंड में जन्मे अपने अधिकारी मैक्स आर्थर मैकालिफ को 1860 के आसपास एक षड्यंत्र के अंतर्गत सिख बनाकर प्रस्तुत किया, जिसने विकृत विमर्श के आधार पर हिंदू सिखों में विभाजन का कुप्रयास किया। यूं तो अधिकांश हिंदू और सिखों पर इसका असर नहीं पड़ा, परंतु सिख पंथ का एक वर्ग इसके प्रभाव में आ गया। इसका बहुत विस्तृत और काला इतिहास है। इसी विमर्श को सिख पंथ का बहुत छोटा मगर मुखर वर्ग पाकिस्तान के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों से संचालित खालिस्तान का एजेंडा कितना झूठा है, यह उसके प्रस्तावित कपटी नक्शों से स्पष्ट होता है। खालिस्तान समर्थक भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को तो उसमें शामिल करते हैं, किंतु पाकिस्तान में पवित्र श्री ननकाना साहब जहां सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर का उल्लेख तक नहीं करते, जहां सिखों के कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। सिख गुरुओं की पुनीत परंपरा न केवल भारत अपितु समस्त मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक है। उसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या पंथ तक सीमित नहीं किया जा सकता। 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था और धर्म की रक्षा करते हुए वह महाराष्ट्र के नांदेड़ में बलिदान हुए। 2 सिख गुरुओं गुरु हरकिशन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर दिल्ली में इन लोगों ने अंतिम सांस ली। पंजाब से कहीं अधिक गुरुद्वारे पंजाब से बाहर स्थित हैं।
जिनके प्रति हिंदू समाज की भी श्रद्धा है। वर्ष 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी, जिसमें पहले 5 खालसा देश के चारों कोनों से थे। पहले 5 खालसा जो थे वह देश के चारों कोनों से थे। तो ये जानकारी जो है आज के संपादकीय लेख से हमें प्राप्त हुई। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार नाम है इनका बलवीर पुंज। एक राष्ट्र के रूप में हम खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध तो लड़ते हैं, किंतु इसके विषाक्त विचार को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करते। ये बातें जो है बलवीर पुंज जी के द्वारा आज की संपादकीय थी और काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा आज का संपादकीय, जिसमें हम लोग सिख धर्म से संबंधित जानकारी और अमृतपाल जो कि सिख धर्म से संबंधित होते हुए भी उन विचारधाराओं से संबंधित नहीं है और उनके कार्य और व्यवहार कहीं न कहीं सिख धर्म और देश विरोधी हैं। तो इन्हीं के संबंध में आज की संपादकीय का लेख रहा। काफी ज्यादा जानकारी इसमें हम लोगों ने प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ और आज की संपादकीय के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली संपादकीय में। धन्यवाद।